नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिमगुरु नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। हिमाचल प्रदेश सब इंस्पेक्टर एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हमारी आज की पहली क्लास आ चुकी है, जिसमें हम टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाले हैं। साथ में ये आपके लिए रिवीजन सेशन रहने वाला है, क्योंकि आपने बुक से पढ़ा होगा, बहुत सारे से सोर्सेज से पढ़ा होगा। तो एक ही तरीका है विश्लेषण का, वो है आप जो है वो प्रश्नों के उत्तर दें। ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों के उत्तर देने की जब आप कोशिश करोगे, इससे आप विश्लेषण कर पाओगे कि आपकी तैयारी जो है वो कितनी हो पाई है। तो कुल मिलाकर बेसिक से एडवांस की ओर हम चलेंगे, क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करते हैं। साथ में एडवांस लेवल के प्रश्न इस बार पूछे जाएंगे हिमाचल प्रदेश जो सब इंस्पेक्टर एग्जाम होने वाला है, क्योंकि कंपटीशन काफी ज्यादा हाई हो चुका है। तो अगर आपको जो है इन सभी क्वेश्चंस के हैंड रिटन क्वेश्चंस चाहिए, यानी कि हाथों द्वारा जो लिखे हुए क्वेश्चन है, किसी तरह के टाइप क्वेश्चन नहीं होंगे, हाथों द्वारा लिखे होंगे, वो अगर आपको चाहिए तो आप जो है इस व्हाट्सएप पे हमें मैसेज सेंड कर सकते हो। वहां पे हम आपको जो है 50 रुपए में, मात्र 50 रुपए में जो ये हैंड रिटन क्वेश्चन है वो प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला नए हिमाचल में नहीं आता है। हर एक सेक्शन को हम जो है वो डिस्कस करेंगे, चाहे वो हिमाचल सेक्शन हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो। हर एक वीडियो में जो है वो हर एक सेक्शन को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए लाइव चैट में आप अपना उत्तर बता सकते हैं। निम्न में से कौन सा जिला जो है वो नए हिमाचल में नहीं आता है। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, चंबा। चंबा जो है आपका नए हिमाचल में नहीं आता है। बाकी कुल्लू, लाहौल स्पीति, कांगड़ा और इसके साथ साथ चाहे आपके पास ऊना है और हमीरपुर भी है, वो भी आपके नए हिमाचल में आता है। पुराने हिमाचल, ओल्ड हिमाचल जिसे हम कहते हैं, उसमें चंबा, किन्नौर, जो बिलासपुर है, इसके अलावा मंडी, सिरमौर और शिमला, ये जिले जो है वो ओल्ड हिमाचल में आते हैं। ओल्ड हिमाचल और न्यू हिमाचल मिलकर जो है हमारा जो आज का हिमाचल जिसमें अभी हम रहते हैं उसका निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है, नैना देवी पहाड़ियां कहाँ स्थित है। सो लाइव चैट में जल्दी से अपना उत्तर बता दीजिए। नैना देवी पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? बिलासपुर में। हो सकता है आपको बहुत ज्यादा ये इजी क्वेश्चन लगे, बट आपको मैंने पहले बता दिया, हम बेसिक से जो है वो चलेंगे एडवांस लेवल तक। बिलासपुर में। अगला प्रश्न है, चंद्रखानी दर्रा हिमाचल प्रदेश की किस जिले में स्थित है। चंद्रखानी दर्रा या इसे चंद्रखेरनी दर्रा भी कहते हैं। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, कुल्लू में। अगला प्रश्न है, जोगनी झरना कहाँ स्थित है। जोगनी झरना जो वाटरफॉल है जोगनी, वो कहाँ लोकेटेड है। तो इसका सही उत्तर रहेगा मंडी में। देखिए पैटर्न को समझिए कि पैटर्न क्या फॉलो किया गया है एसआई एग्जाम में। ऐसा जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन जो है रिपीट होंगे, बट ऐसा जरूरी होगा कि इसी सेक्शन से जो है आपको क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो हिमाचल प्रदेश के विभिन्न दर्रे हों, चाहे वो झरने हों, चाहे कुछ एक जो फेमस प्लेस है हिमाचल प्रदेश के, फेमस स्थान है, जैसे नैना देवी पहाड़ियां हैं, इसके अलावा मंदिर कहाँ पर स्थित है, इसके अलावा कौन सा जो कई बार मूर्तियां पूछ लिया जाता है। इस तरह से जो प्रश्न है वो बनेंगे आपके पास, ठीक है। तो कुल मिलाकर पैटर्न को फॉलो करना है आपको, ठीक है। यहां से आपको ये समझने में आसानी होगी। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना रियासती राज्य निम्न में से कौन सा था। त्रिगर्त, कुलुत, हिंदूर या सुकेत। सो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, त्रिगर्त। और त्रिगर्त के जो राजा थे सुशर्मा चंद्र, उनका जिक्र उनके बारे में जो है आपको जो महाभारत का द्रोण पर्व अध्याय 282 है उसमें भी देखने को मिलेगा, उसमें भी जानने को मिलेगा। और अगर आपको कई बार पूछा जाता है कि जो त्रिगर्त रियासत थी उसके पहले शासक कौन थे, उसके पहले राजा कौन थे, तो आपको क्या बताना है? भूमिचंद, ठीक है। भूमिचंद उसके जो है वो पहले राजा हुआ करते थे। हिमाचल जीके के बाद अब चलते हैं हम थोड़ा और सेक्शन की ओर। इतिहास से संबंधित प्रश्न आपके ये रहेंगे। प्रसिद्ध व्याकरण पाणिनि निम्न में से किस महाजनपद के निवासी थे। प्रसिद्ध व्याकरण पाणिनि जो थे वो निम्न में से किस महाजनपद के निवासी थे। जल्दी से अपना उत्तर लाइव चैट में बताइएगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, गांधार, ठीक है। गांधार जनपद के जो है वो निवासी थे। कुल मिलाकर अगर हम महाजनपदों की बात करें तो कुल मिलाकर 16 महाजनपद जो है हमारे पास रहते हैं, ठीक है। इन 16 महाजनपदों में से जो है कंबोज, वत्स, अवंती, चाहे आपके पास मगध है, काशी है, कौशल है, बहुत सारे जो कुल मिलाकर 16 महाजनपद है उसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक पढ़ लेना है। तो प्रसिद्ध व्याकरण पाणिनि जो थे वो गांधार जनपद के थे, महाजनपद के थे। अगला प्रश्न है, अनुवृत्त की संकल्पना की वकालत किसके द्वारा की गई थी। महायान धर्म के द्वारा, हीनयान बौद्ध धर्म या फिर जैन धर्म। जल्दी से बताइए कि अनुवृत्त की संकल्पना की वकालत जो है वो किसके द्वारा की गई थी। सो राइट आंसर क्या रहेगा आपके पास?
ऑप्शन सी जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म के अनुसार जो अनुव्रत रहते थे, क्योंकि इसमें एक अनुव्रत है, एक आपके पास महाव्रत है, और अनुव्रतों की अगर हम बात करते हैं तो जो अनुव्रत थे उसका पालन कौन करते थे? श्रावक करते थे। और महाव्रत जो था वो साधुओं के लिए जो है उपयोग किया जाता था। तो महाव्रत और अनुव्रत आपको किसी में से भी आ सकता है, तो आपको याद रखना ये जैन धर्म से संबंधित है। अगला है, अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग युद्ध की विभीषिका का विवरण प्रदान करता है? यानी कि जो कलिंग युद्ध में बहुत सारी आप जानते हैं तबाही हुई थी, बहुत सारी मौतें हुई थी, तो हॉरर डिस्क्रिप्शन जो रहती थी कलिंग युद्ध की, उसके बारे में जो है वो विभीषिका का विवरण है वो कौन प्रदान करता है, ये आपको बताना है। 10वां शिलालेख, 13वां शिलालेख, धौली का शिलालेख या जौगड़ का शिलालेख? सो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 13वां शिलालेख। ठीक है, 13वां शिलालेख जो था वो जो कलिंग युद्ध में काफी ज्यादा मौतें हुई थी, काफी ज्यादा जो है तबाही हुई थी, उस सभी का जो है हमें विवरण प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? जल्दी से बता दीजिए कि किसने जो है वो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है राइट आंसर। इसमें समुद्रगुप्त की बात करें, समुद्रगुप्त को जो है वो भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। तो ये भी प्रश्न बनता है कि भारत का नेपोलियन की उपाधि किसे धारण थी? तो वो समुद्रगुप्त है। बाकी विक्रमादित्य की उपाधि किसे धारण है? वो चंद्रगुप्त द्वितीय है। काफी ज्यादा शक्तिशाली राजा हुए थे गुप्त साम्राज्य में। अगला प्रश्न है, बीज गणित की खोज का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? बीज गणित की खोज का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? आर्यभट्ट, भास्कर या फिर अपस्तंभ को? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, आर्यभट्ट को जो है वो बीज गणित की, जिसे हम अलजेब्रा कहते हैं, उसकी खोज का श्रेय जो है वो दिया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में पद जित्तल से क्या संदर्भित था? संदर्भित था यानी कि जो जित्तल था वो किससे संदर्भित था, है ना, ये आपको बताना है। सो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी, सिक्का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा चालुक्य नगर मंदिरों का नगर के रूप में जाना जाता था? देखिए, पांड्य की बात करें हम, चाहे चालुक्य की बात करें, ये काफी ज्यादा मेन फैक्टर जो है यहाँ पे रहते हैं। इन टॉपिक्स को जो है आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, ऐसा एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो चालुक्य नगर जो मंदिरों का नगर था वो कौन सा था? एहोल। और यहाँ से कोई और क्वेश्चन बनता है, एहोल क्या हुआ करता था? वो चालुक्य नगर की, यानी कि चालुक्यों की जो प्रथम राजधानी थी वो भी एहोल थी। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला है, मलिक काफूर किसका सेनापति था? ऑप्शन आपके पास है, बलबन, फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश या डी इनमें से कोई नहीं। तो मलिक काफूर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का जो है वो सेनापति था। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आपको याद रखना है मलिक काफूर जो है वो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति हुआ करता था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संगीत वाद्य संयुक्त अथवा मूल में जो है वो इंडो इस्लामिक नहीं था? जल्दी से बता दीजिए कि कौन सा जो है संगीत वाद्य ऐसा था जो संयुक्त रूप से या फिर कह सकते हैं अथवा मूल में जो है वो इंडो इस्लामिक नहीं था। सो शहनाई जो है यहाँ पे सही उत्तर रहेगा, ये इंडो इस्लामिक नहीं था मूल में। अगला है, भगत तुकाराम किस मुगल शासक के समकालीन थे? औरंगजेब, शाहजहां, बाबर या जहांगीर? सो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी, जहांगीर। ठीक है, भगत तुकाराम जो थे वो जहांगीर के समकालीन थे। कुमार संभव एक महाकाव्य किसके द्वारा रचित था? आपको बताना है कि कुमार संभव जो एक एपिक पोइम थी किसके द्वारा जो है कंपोज की गई थी। सो राइट आंसर इसका क्या रहेगा? ऑप्शन ए, कालिदास। ठीक है, कालिदास ने जो है कुमार संभव रची हुई थी, लिखी हुई थी। अगला प्रश्न है, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? रामराज, साहू द्वितीय, संभाजी या इनमें से कोई नहीं? सो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी, संभाजी। शिवाजी की माता का नाम क्या था? हमें कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, शिवाजी की माता का नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला निम्न में से कौन सा था? फोर्ट विलियम था, फोर्ट सेंट जॉर्ज था, फोर्ट सेंट डेविड था या फोर्ट सेंट एंजिलो था? सो राइट आंसर क्या रहेगा? फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। और देखिए, भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला की बात की गई, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, फर्स्ट फोर्ट जो है कंस्ट्रक्ट किया गया था वो फोर्ट सेंट जॉर्ज था। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इस तरह के प्रश्न देखिए, गवर्नर जनरल जितने भारत के हुए हैं उनका क्या रोल रहा है, ठीक है, किसने सती प्रथा को जो है वो यहाँ पे अंकुश लगाया था, किसके दौरान में जो है वो क्या बदलाव आए, किन्होंने क्या कुछ नीतियां लागू की, ये आपको जरूर से पढ़ना है। तो यहाँ पे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वो आपके पास उत्तर रहेगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था।
आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक बात जरूर बताइए कि स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। जरूर से बताइएगा मुझे लाइव चैट में और साथ में कमेंट बॉक्स में जो है आप। तब तक हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसके समय के दौरान ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम मेजर था। किसके समय के दौरान जो ब्रिटिश था वो भारतीय क्षेत्र का अंतिम मेजर था। द लास्ट मेजर ऑफ ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी टुक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, सो राइट आंसर इज लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। अगला प्रश्न है, वेयर वाज द थियोसॉफिकल सोसाइटी फाउंडेड इन 1875, यानी जो 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी वो कहां पर हुई थी। सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, यूएसए में। भारत में जो द्वैध शासन पहली बार किसके अधीन लाया गया था। भारत में द्वैध शासन पहली बार किसके अधीन लाया गया था। आपका राइट आंसर रहेगा मौर्य मिंटो सुधार। मौर्य मिंटो रिफॉर्म्स जो था उसके अधीन जो है वो भारत में द्वैध शासन लाया गया था। तो आपको मौर्य मिंटो रिफॉर्म्स है, मॉन्टफोर्ड जो रिफॉर्म्स है, साइमन कमीशन प्लान है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, ये सभी जो है वो एक ब्रीफली आपको पढ़ लेने हैं। इसके जो पॉइंट्स हैं वो रिमेंबर कर लेने हैं ताकि जब भी एग्जाम्स में पूछे जाए तो आप जो है इजिली इस जो है वो यहाँ पे आंसर दे पाओ। अगला प्रश्न है, इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक कौन था। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द इंडियन एसोसिएशन। सो इसका लाइव चैट में जल्दी से उत्तर बताइए। राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी, एस एन बनर्जी। ठीक है, एस एन बनर्जी, सत्येंद्र नाथ बनर्जी थे वो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया। तो स्वराज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, बाल गंगाधर तिलक ने। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न आश्रम में से कौन सा एक गांधी द्वारा स्थापित नहीं है। तो ये बताइए, ये काफी ज्यादा एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी है कि कौन सा आश्रम जो है वो गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। सो लाइव चैट में बताइए, इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, गांधी आश्रम। ठीक है, बाकी आपके पास फोनिक्स आश्रम है, टॉल्स्टॉय आश्रम है, या फिर सेवाग्राम है, ये जितने भी हैं वो गांधी द्वारा स्थापित किए गए हैं। बाकी जो गांधी आश्रम जिसमें स्वयं उनका नाम है वो उनके द्वारा स्थापित नहीं किया गया है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो हिंद स्वराज पुस्तक जो है महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी। बारडोली सत्याग्रह का नेता कौन था। बारडोली सत्याग्रह जो 1928 यानी 1928 में हुआ था उसका नेता कौन था। सो राइट आंसर इज सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष जिन्हें हम कहते हैं। ठीक है, 1928 में जो बारडोली सत्याग्रह हुआ था उसके नेता थे। अगला प्रश्न है, 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कहां हुई थी। अलीगढ़ में, ढाका में, लखनऊ में, या फिर लाहौर में। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। और देखिए 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, बाद में जो है उनको एकीकृत करने के लिए यानी कि उनको मनाने के लिए एक रिफॉर्म्स आया था। ठीक है, जो मौर्य मिंटो रिफॉर्म्स मैंने आपको बताया ऊपर, है ना, उस वो उनको मनाने के लिए जो है वो लाया गया था 1906 के बाद जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को मनाने के लिए। तो ये छोटी छोटी बातें जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, एक ही टॉपिक्स जो है कितने ज्यादा क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज 1943 में अस्तित्व में आई कहां पर। आजाद हिंद फौज जो है वो 1943 में जो अस्तित्व में आई थी वो कहां पर आई थी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सिंगापुर में। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे। जो इंडो चाइना वॉर हुआ था 1962 में, उस समय जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो कौन थे। सो राइट आंसर क्या रहेगा, वीके कृष्णा मेनन। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर कि वीके कृष्णा मेनन जो है उस समय भारत के डिफेंस मिनिस्टर थे। तो देखिए इंडो चाइना वॉर है, इंडो पाक वॉर है, उस समय जो आपके पास डिफेंस मिनिस्टर्स रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं, जो आपके पास उस समय के जो भी रहे हैं मिनिस्टर्स हो गए, या फिर आपके पास जो भी उस समय जो बड़े पदों पर रहे थे वो आपको इस बार पढ़ लेने हैं क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, तो पैटर्न ये फॉलो होगा। अगला प्रश्न है, माउंट आबू का जैन मंदिर कहां बना है। सॉरी, माउंट आबू का जो जैन मंदिर है वो किससे बना है। सो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, मार्बल से। हिमालय की रानी कौन है। हिमालय की रानी की अगर हम बात करें तो कंचनजंगा कहलाती है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बुरहानपुर घाटी अवस्थित है विंध्य पर्वतमाला में, सतपुड़ा पर्वतमाला में, अरावली पर्वतमाला में। भूगोल से संबंधित प्रश्न है, भूगोल से संबंधित प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं एसआई एग्जाम में, क्योंकि बहुत सारे ये तो आपको जो है अभी बेसिक लेवल के हैं, इजी लेवल के थोड़ा कह सकते हैं, मॉडरेट के कह सकते हैं,
अभी आपके पास एडवांस लेवल के हम लेकर आएंगे, वहां पे आप देखिएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं भूगोल के। सो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सतपुड़ा पर्वतमाला में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब प्रायद्वीपीय भारत जुड़ जाता है, ठीक है, उस समय ये नदियां कौन सी बड़ी नदी है? ठीक है, ऐसे अगर हम बात करें कौन सी भारत की सबसे बड़ी नदी है, तो गंगा नदी हम सिंपल कह देते हैं, बट प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी की बात हो रही है, पेनिनसुलर इंडिया की, तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, गोदावरी। ठीक है, गोदावरी जो है वो इसका सही उत्तर रहेगा, जिसकी अगर हम लंबाई की बात करें 1465 किलोमीटर है, 1465 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत में साल के उत्पादन में अग्रणी राज्य निम्न में से कौन सा है? जो है एक काइंड का ट्री है, तो इसमें जो है वो कौन सा राज्य जो है वो अग्रणी राज्य है, ये बताइए। सो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पादन जो है वो साल का होता है। भारत में सबसे बड़ा कोयला रिजर्व कहां पाया जाता है? भारत में सबसे बड़ा कोयला रिजर्व कहां पाया जाता है? सो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, दामोदर बेसिन में। देखिए, ये ऐसा ही एग्जाम में पूछे गए एक प्रश्न है, ऐसा नहीं है कि मैं आउट ऑफ सिलेबस आपसे पूछ रहा हूँ या अपनी मर्जी से ही आपको जो है क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा हूँ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे इजी है, मॉडरेट है या एडवांस लेवल है, जितने भी है ऐसा ही एग्जाम में आ चुके हैं। इससे आपको जो है वो पैटर्न फॉलो करना है, इन टॉपिक्स को जो है वो बुक में ढूंढिए, और जो भी इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन है इसके रिलेटेड जितना टॉपिक है वो पढ़ डालिए। ठीक है, ताकि आपका कोई डाउट जो है वो यहाँ पे ना रहे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत में न्यूनतम सिंचित राज्य है? जो लीस्ट इरिगेटेड स्टेट कौन सा है भारत में? सो मिजोरम। ठीक है, मिजोरम इज द लीस्ट इरिगेटेड स्टेट इन इंडिया। ओके, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? द लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया इज। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 32.42, ठीक है, 32.42% जो है वो व्हीट का जो है प्रोडक्शन होती है, जो आपके पास गेहूं है उसका उत्पादन होता है। तो कुल मिलाकर पूरे भारत में जो है सर्वाधिक गेहूं उत्तर प्रदेश में जो है उगाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा कि यूनियन कार्बाइड द्वारा स्थापित भारत में सबसे बड़ा पेट्रो रसायन संकुल कहां था? बताइए कि द लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड बाय यूनियन कार्बाइड एट। सो राइट आंसर इज ट्रांबे। ठीक है, ट्रांबे में। अब अगर हम भारत में सबसे बड़े पेट्रो रसायन की बात करें, जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है वो कहां पर है? वो गुजरात में है। और वो किसके द्वारा बनाया गया है और वो किसके अंडर आता है, ये भी हम कह सकते हैं वो आता है रिलायंस के अंडर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि अभी वर्तमान में अगर हम बात करें गुजरात में है और रिलायंस के अंडर है। ये यूसी के अंडर था, यूनियन कार्बाइड के अंडर था, वो रिलायंस के अंडर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नालको ने एकीकृत एल्यूमिनियम संकुल स्थापित किया है। नालको है सेटअप एन इंटीग्रेटेड एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स। जो इंटीग्रेटेड एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स है वो कहां जो है वो स्थापित किया? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान या ओडिशा? सो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी, ओडिशा। और नालको की फुल फॉर्म क्या रहेगी? पूरा नाम अगर हम नालको का पूछे आपसे, इसका पूरा नाम रहेगा नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। एक बालको आता है, BALCO, ये तो NALCO है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। एक आता है BALCO, उसका रहेगा भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, वो भी आपको याद रखना है। सो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है, भारत में काली मिट्टी किससे संबंधित है? सो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, बेसाल्ट से। मिट्टी से संबंधित प्रश्न देखिए, जो सॉइल से रिलेटेड प्रश्न है वो भी आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, एगर एगर किससे प्राप्त होता है? ये होता है समुद्री शैवाल से, सीवीड से। चलिए जल्दी जल्दी थोड़े क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करते हैं, जो यहाँ पे डिस्कस करने लायक होगा वो डिस्कस भी हम करेंगे, बाकी जो यहाँ पे चलते रहेंगे वो हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे। निम्न में से कौन सी नौगम्य नदी नहीं है? ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा या चिनाब? तो चिनाब जो है एक नेविगेबल रिवर नहीं है। बाकी ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और नर्मदा, ये तीनों नदियां जो है वो भारत में नेविगेबल रिवर रहती है। ठीक है, चिनाब नहीं रहती। निम्न में से कौन सा फाइबर प्राय भारत का गोल्डन फाइबर कहलाता है? या आप कह लीजिए कि गोल्डन फाइबर कौन सा है भारत का, तो ये राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी, जूट। अगला प्रश्न है, भारत में निरक्षरों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? बिहार, आंध्र प्रदेश, ओडिशा या उत्तर प्रदेश? तो निरक्षरों की सबसे अधिक संख्या, यानी कि हम कह सकते हैं कि साक्षरता दर सबसे कम किस राज्य की है? वो है बिहार की। यहां से एक और प्रश्न बनता है, देखिए भारत की अगर बात करते हैं तो भारत में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है?
वो भी आपका बिहार का रहेगा। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या की बात आती है तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा रहती है, जनसंख्या घनत्व जो है वो बिहार का सबसे ज्यादा रहता है, और हाईएस्ट नंबर ऑफ इलिटरेट्स भी बिहार में ही पाए जाते हैं। इसी वजह से देखिए, इसी वजह से वहां पर जो है वो गरीबी भी काफी ज्यादा है। और यहां से एक और प्रश्न ये भी बनता है कि बिहार से पंजाब में, ठीक है, बिहार से पंजाब में जो लोगों का विस्थापीकरण हुआ था या हो रहा है, उसका क्या मुख्य कारण है? तो वो क्या रहेगा? वो रहेगा आपके पास गरीबी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रभावी कारक है जिसके कारण प्रवर्सन होता है, यानी कि कौन सा ऐसा पुल फैक्टर है जिसके जो माइग्रेशन के लिए कॉज है। ठीक है, आपका इसमें राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, बेरोजगारी, क्योंकि बेरोजगारी के कारण ही जो है वो लोग अपने शहरों को छोड़कर दूसरे शहर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के मंच पर अंत में प्रकट होने वाला धर्म कौन सा था? सो राइट आंसर क्या रहेगा? सिख धर्म। ठीक है, सिख धर्म जो है लास्ट में ये आया था। भारत में निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक ईसाई जनसंख्या है? तो सबसे ज्यादा जो ईसाई क्रिश्चियन पॉपुलेशन है वो इंडिया में, वो कहां पर है? केरल में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती सांद्रता के कारण क्या होता है? यानी कि जो कंसंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की जब हवा में इंक्रीज कर जाती है तो उसके कारण क्या होता है? सो राइट आंसर इज ग्लोबल वार्मिंग। वैश्विक तापमान जो है वो बढ़ जाता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे मुख्य कारण क्या है? जो कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ रही है। द बेस्ट मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, कचरे के निपटान की उत्तम पद्धति क्या कहलाती है? ऑप्शन डी, भस्मीकरण। ठीक है, भस्मीकरण जो है वो कचरे के निपटान की उत्तम पद्धति है। जेट धाराएं बहती हैं, जो जेट स्ट्रीम्स है वो कहां से किस ओर बहती है, ये आपको बताना है। सो राइट आंसर क्या रहेगा? जल्दी से बताइए। इसका सही उत्तर रहेगा आपके पास पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट जेट जो स्ट्रीम्स रहती हैं। अगला प्रश्न है, ड्रिफ्ट मैदान किसकी क्रिया द्वारा निर्मित होते हैं? तो ड्रिफ्ट मैदान जो है वो ग्लेशियर्स की क्रिया द्वारा जो है वो निर्मित होते हैं। ठीक है, तो ड्रिफ्ट को आप ग्लेशियर से जोड़ लीजिए, ड्रिफ्ट प्लेन्स जो है वो ग्लेशियर से ही फॉर्म्ड होते हैं। अगला प्रश्न, सुनामी किसके कारण होती है? ये होती है भूकंप के कारण। भूकंप जब आते हैं उसके कारण जो वेव्स उठती हैं, जो आपके पास सिस्मिक वेव्स हैं, ठीक है, वो जनरेट होती हैं, उसके कारण जो सुनामी है वो ओरिजिनेट होती है। ठीक है, तो अर्थक्वेक के कारण जो है वो सुनामी ओरिजिनेट होती है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला प्रश्न है, और ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो ये प्रशांत महासागर। चलिए इसके अलावा थोड़े और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी सेक्शन के। जी, भारत की संविधान सभा में प्रारंभिक रूप से कितने सदस्य थे? तो बताइए जल्दी से। 300, 302, 304 या 306? ठीक है, इनिशियली जो है वो कॉन्स्टिट्यूट जो असेंबली थी, ठीक है, जो संविधान सभा थी उसमें कुल कितने मेंबर थे, सदस्य थे? सो ए इज द राइट आंसर, 300 सदस्य थे। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किसके संविधान से ली गई है? सो राइट आंसर इज यूएसए से। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है जुडिशियल रिव्यू का, है ना, समझने की कोशिश कीजिए कि जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ के संविधान से लिया गया है। ये यहाँ पे सिंपल सा प्रश्न है, यूएसए के। तो कोशिश करिएगा कि हिंदी इंग्लिश दोनों को जो है यहाँ पे जोड़ने में आप सक्षम हो एग्जाम में भी। इससे क्या है, आपके जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो काफी अच्छे से बढ़ जाएगी। सो ये थे हमारे आज के प्रश्न। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे से आपको जो है ये समझ आए होंगे। और देखिए मेरा जो मेन यहाँ पे जो टारगेट है या मेरा जो यहाँ पे मकसद है पढ़ाने का आपको इस तरह से, वो ये है कि एक तो आपकी रिवीजन हो जाए जो आपने पढ़ा हुआ है, या दूसरा आपको पैटर्न समझ आए कि आखिर एसआई एग्जाम में कौन सा पैटर्न फॉलो किया जाता है। देखिए मैं आपको बार बार यही कहता हूं कि इस लेवल के क्वेश्चन हो सकता है कि ना पूछे जाए, जाहिर सी बात है इससे हायर लेवल के क्वेश्चन ही इस बार पूछे जाएंगे एसआई एग्जाम में, बट आपको जो है वो इसी सेक्शन में से पूछे जाएंगे, यही टॉपिक्स आपको कवर जो है वो किए जाएंगे। संविधान सभा की बात कर लेंगे हम, है ना, आपके पास हम भूगोल की बात कर लेंगे, तो महासागर की बात कर रहे हैं हम, जो सॉइल्स हैं उसकी बात हम कर रहे हैं, जो आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके पास रॉक्स हैं, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स है, ग्लेशियर्स हैं, वो सभी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। इसके अलावा आपके पास जो है वो हिस्ट्री की बात हम करते हैं, चाहे आपके पास वो आपके पास प्राचीन इतिहास हो, मध्यकालीन हो, या फिर आपके पास आधुनिक इतिहास हो, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री काफी ज्यादा आती है। तो ये एक सभी टॉपिक्स जो हैं वो यहाँ से आपको एक पैटर्न चलेगा पता कि कौन सा पैटर्न है,
उस हिसाब से आप जो है बुक पकड़िए और बुक में से जो है वो छांट दीजिए और वहां से पढ़ना आप स्टार्ट कीजिए। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपको पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। सिंपल सी बात है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी तो आप जो है वो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में मैंने आपको पहले बताया हैंड रिटन क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है, जाइए व्हाट्सएप कीजिए हमें। जस्ट 50 रुपीज में आपको जो है ये सारे हैंड रिटन क्वेश्चन जो है हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। लिखने को आप खुद भी क्वेश्चन लिख सकते हो, बट इसमें आपका टाइम लगेगा। तो अगर आप टाइम बचाना चाहते हो, अपनी अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, तो आप जो है वो व्हाट्सएप करके हमसे जो है वो ये हैंड रिटन क्वेश्चन जो है 50 रुपए में प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि हाथों द्वारा लिखे गए हैं, थोड़ी बहुत मेहनत हमारी टीम द्वारा भी लगी है, तो ऐसे में तभी हम आपसे 50 रुपए कॉस्ट जो है यहाँ पे रख रहे हैं। अदरवाइज हम आपको जो है, आप जानते हैं सभी तरह के जितने भी मटेरियल है वो फ्री में भी प्रोवाइड करवाते आए हैं। तो उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगेगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, इस सेशन को लाइक करके जाइएगा और मिलते हैं अगले सेशन में। टारगेट हमारा 100 लाइक का रहने वाला है। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।